नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 32वां भाग। आज के कथा चित्र का नाम है गंगा किनारे। शुरू में जब विलायत से लौटकर आया तब ज्योति दादा चंदन नगर में गंगा किनारे के बगीचे में रह रहे थे। मैंने उन्हीं के पास जाकर डेरा जमाया। फिर वही गंगा, वही आलस, वही खुशी के मारे मुग्ध होना, वही कोमल हरियाली भरी नदी किनारे की कल कल छल छल से भरे दिन और रातें। यही तो मेरा ठिकाना है। अपनी धरती का ये आसमान भर फैला प्रकाश, दक्षिण की ये हवा, गंगा का ये बहाव और आसमान के नीलेपन और धरती की हरियाली के बीच के दूर दूर तक फैले शून्य में पूरी देह और मन का ये अपने को अपने आप सौंप देना मेरे लिए वैसा ही जरूरी था जैसे प्यासे के लिए पानी और भूखे के लिए रोटी। पहले जब वहां आया, इसे बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, फिर भी इस बीच वक्त में बहुत बदलाव आ गया है। हमारे उस पेड़ों की छाया से ढके गंगा किनारे के सुनसान ठौर में अब कारखाने फन उठाए सांप की तरह काली सांसें छोड़ते हुए फुफकार रहे हैं। अब कड़ी दोपहर में हमारे मन में भी अपनी धरती की सुलभ कोमल छाया दुर्लभ होती जा रही है। अब उसी धरती में सब कहीं बेतुकापन अपनी हजारों बाहें फैलाए घुस पड़ा है। हो सकता है कि ये अच्छा ही हो, लेकिन ये हर हाल में अच्छा ही है, ऐसा भी दावे के साथ नहीं कह सकता। मेरे गंगा किनारे के वो खूबसूरत दिन गंगा के पानी में देवता पर चढ़ाए कमल के फूलों की तरह एक एक कर बहने लगे। कभी तो हम लोग जबरदस्त बारिश के दिन हारमोनियम पर विद्यापति के भरे बादर माह भादर पद में मनचाहा सुर बिठाकर वर्षा की रागनी गाते हुए बारिश और पानी की खुशी में पागल की तरह बिता देते, और कभी सूरज डूबते वक्त हम सभी मिलकर नाव पर निकल जाते। ज्योति दादा बेहाला बजाते और मैं गाता रहता। पूर्वी राग से शुरू करके जब विहाग तक पहुंचते तब पश्चिमी किनारे के आसमान में सोने के खिलौनों का कारखाना अपने को बिल्कुल दिवालिया बना चुका होता और पूरब के जंगल के छोर पर चांद निकल आता। हम लोग जब बगीचे के घाट पर वापस आकर नदी के किनारे वाली छत पर बिस्तर बिछाकर बैठते तब पानी और धरती पर गहरी चुप्पी छा जाती। नदी में शायद ही नाव दिखाई देती। उस पार की जंगली पेड़ों की कतार घनी और भरी दिखाई देती और नदी के सपाट बहाव पर चांदनी झिलमिलाती रहती। हम लोग जिस बगीचे में थे वह मोरन साहब के बगीचे के नाम से मशहूर था। घाट की सीढ़ियां गंगा से निकलकर संगमरमर के एक लंबे चौड़े बरामदे में जा मिलती थीं, और वो मकान का ही बरामदा था। कमरे उसके एक समान फर्श वाले नहीं थे। कोई कमरा ऊंचा था तो कोई नीचा। किसी किसी कमरे में तो 2-4 सीढ़ी उतरकर जाना पड़ता। सब कमरे सीधी रेखा में भी नहीं थे। घाट के ऊपर ही बैठक का कमरा था और उसकी खिड़कियों में रंगीन तस्वीरों वाले कांच लगे हुए थे। एक तस्वीर थी जिसमें गहरे नए पत्तों से भरे पेड़ की एक डाल पर हिंडोला था और उसमें धूप छाया भरे पेड़ की एक डाल के झुरमुट में स्त्री पुरुष का एक जोड़ा झूल रहा था। और एक तस्वीर में था किसी किले की इमारत की सीढ़ियों पर हंसी खुशी के मौके के पहनावे में सजे स्त्री पुरुषों का झुंड। इन दोनों तस्वीरों ने उस गंगा किनारे के आसमान को जैसे छुट्टी की मस्ती से भर रखा था। मालूम नहीं किस दूर देश का, किस दूर समय का त्योहार अपने गुपचुप संदेश को उजाले में झिलमिला कर रख दिया करता, और न जाने कहाँ की कौन सी लंबी अकेलेपन की छाह में जोड़े के झूलने की मिठास नदी किनारे के जंगल में अनकही कहानी का दर्द भरती रहती। मकान की आखिरी मंजिल पर चारों तरफ से खुला एक गोल कमरा था। वहां मैंने अपनी कविता लिखने का ठिया बना लिया था। वहां बैठने से घने पेड़ों की चोटी और खुले आसमान के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था।
तब मेरा संध्या संगीत का ढर्रा चालू था और इस गोल घर को ध्यान में रखकर ही मैंने लिखा था। अनंते आकाशेर कोले तलमल मेघेर माझार ए खाने बांधिए छी तोर तरे कविता अमार। इसके बाद से काव्य के समालोचकों में मेरे बारे में एक आवाज उठी कि मैं टूटे फूटे छंद और आधा ही अधूरी भाषा का कवि हूँ। सब कुछ मेरा धुआं धुआं सा छाया छाया सा होता है। बात मेरे लिए उस वक्त कितनी ही कड़वी क्यों न हो, लेकिन बेबुनियाद नहीं थी। वास्तव में उन कविताओं में दुनिया का ठोसपन बिल्कुल ही नहीं था। बचपन से ही मैं बाहर के जनसमाज से बहुत दूर चार दीवारी के घेरे में बड़ा हुआ था। उससे लिखने की कुंजी मुझे मिल ही कैसे सकती थी। लेकिन एक बात मैं नहीं मान सकता, वो ये कि वे मेरी कविता को जब धुंधली बताते थे तो उसके साथ ही इस चुटकी को भी कहे अनकहे तौर पर शामिल कर देते थे कि ये एक फैशन है। जिसकी अपनी आंखें बहुत अच्छी होती हैं, वो आदमी किसी युवक को चश्मा पहने हुए देखता है तो अक्सर नाराज होता है और समझता है कि चश्मा उसने शौक के गहने के तौर पर लगा रखा है। ये तोहमत तो बर्दाश्त की जा सकती है कि उसे आंखों से कम दिखाई देता है, लेकिन ये कहना कि वो कम दिखाई देने का ढोंग करता है, जरा सी ज्यादती हो जाती है। जैसे तारों को सृष्टि से न्यारा नहीं कहा जा सकता, उसकी वजह ये है कि वो आसमान की एक खास अवस्था का सच हैं। वैसे ही काव्य के उलझाव को धोखाधड़ी कहकर उड़ा देना काव्य साहित्य के एक सच की ही अनदेखी करना है। आदमी में स्थिति विशेष में एक आवेग आता है जो अनकहा दर्द है, उलझन की बेचैनी है। आदमी के स्वभाव में वो सच है, इसीलिए उसके इजहार को झूठ कैसे कहा जा सकता है। ऐसी कविता की कीमत नहीं कहना भी ठीक नहीं, मगर हाँ, कीमत नहीं है कहकर बहस की जा सकती है, लेकिन कतई कीमत नहीं ये कहना क्या बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं है। इसका कारण ये है कि काव्य के माध्यम से आदमी अपने मन को भाषा में जाहिर करने की कोशिश करता है। उसके मन की किसी भी हालत की कोई भी झलक यदि किसी भी रचना में जाहिर हो तो आदमी उसे बटोर कर रख देता है। यदि जाहिर ना हो तभी उसे वह फेंक दिया करता है। इसीलिए मन के अनकहे आवेग को जाहिर करने में बुराई नहीं, जितना कसूर उसे जाहिर न कर सकने की स्थिति में है। आदमी में एक दुविधा है, बाहर की घटनाओं और बाहर की जिंदगी की सारी चिंताओं और उद्वेगों के बीचों बीच जो आदमी बैठा हुआ है उसे हम अच्छी तरह पहचानते नहीं और भूले रहते हैं। लेकिन जिंदगी के भीतर उसके वजूद को तो हम गायब नहीं कर सकते। बाहर के साथ उसके अंदर का सुर जब नहीं मिलता, दोनों का मेल जब सुंदर और सभी तरह से पूर्ण नहीं हो पाता, तब उस अंदर के आदमी के दर्द की टीस में मन का स्वभाव जाहिर होता है। इस दर्द को हम कोई खास नाम नहीं दे सकते, न इसका इजहार ही कर सकते हैं। इसीलिए इसकी जो रोने की भाषा है वो सरल भाषा नहीं है। उसमें अर्थ भरे शब्दों की अपेक्षा अर्थहीन सुर का हिस्सा ही ज्यादा है। संध्या संगीत में जिस पीड़ा और दर्द ने जाहिर होना चाहा है, उसका मूल सच उसके अंदर के रहस्य में ही छिपा है। असल में जिंदगी का जहाँ एक मेल है, वहां तक जिंदगी किसी भी तरह पहुंच नहीं पा रही थी। नींद में डूबी चेतना जैसे बुरे सपने के साथ लड़ाई करके किसी कदर जाग उठना चाहती है, ठीक वैसे ही भीतर का वजूद बाहर की सारी उलझनों को मिटाकर अपने को मुक्त करने के लिए संघर्ष करता रहता है। अंदर के इस गहरे अनदेखे प्रदेश के संघर्ष का इतिहास ही उलझी भाषा में संध्या संगीत में जाहिर हुआ है। पूरी सृष्टि में जैसे दो ताकतों का खेल है, काव्य की दुनिया भी ठीक वैसी ही है। जहाँ अनमेलपन हद से ज्यादा है या सहजता जहाँ पूरी है, वहाँ कविता लिखना शायद हो ही नहीं सकता। जहाँ अनमेलपन का दर्द ही जोर शोर से सहजता को पाना और जाहिर करना चाहता है, वहाँ कविता बांसुरी के अटकाव के भीतर से निश्वास की तरह राग रागिनी में बज उठती है। संध्या संगीत का जन्म होने पर सौरी घर में ऊंचे स्वर में शंख भले ही ना बजा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने उसे आदर के साथ कबूल नहीं किया। मैंने अपने किसी लेख में कहा है
कि रमेश चंद्र दत्त महाशय की बड़ी लड़की के विवाह मंडप के दरवाजे के पास बंकिम बाबू खड़े थे। रमेश बाबू बंकिम बाबू के गले में माला पहना ही रहे थे कि इतने में मैं वहां पहुंच गया। बंकिम बाबू ने बड़ी तेजी से उस माला को मेरे गले में डालते हुए कहा, ये माला इन्हीं के गले में पड़नी चाहिए। रमेश, तुमने क्या संध्या संगीत पढ़ा है? उन्होंने कहा, नहीं तो। इस पर बंकिम बाबू ने संध्या संगीत की किसी कविता के बारे में अपनी जो राय जाहिर की, वही मेरे लिए पुरस्कार था। तो दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 32वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।